रामलाल दिल्ली श्यामलाल के बंगले पर पहुंचता है। इस बार सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कुछ नहीं किया, क्यों कि सिक्योरिटी गार्ड को पता था कि उसका दोस्त है। वो अंदर फ़ोन करता है, श्यामलाल फ़ोन उठाता है, बोलता साहब आपसे मिलने के लिए आपका दोस्त रामलाल आया हुआ है। श्यामलाल बहुत खुश होता है, अपने दोस्त से मिलता है। श्यामलाल के भी बाल सफ़ेद हो चुके हैं रामलाल के, लेकिन रामलाल टीबी की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका है कि रामलाल को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्यामलाल डरता है कि कहीं रागिनी उसे देख लेगी तो फिर गाली गलौज ना कर ले, इसलिए श्यामलाल रामलाल को लेके ऑफिस चला जाता है। उसे बहुत इज्जत देता, बहुत सेवा सत्कार करता है और उसके टेबल पर वो 5 लाख की गड्डियाँ रख देता है। कहता दोस्त ये पैसे की गड्डियाँ लेके जाना और जाके वो ज़मीन छुड़ा लेना। मैं उस वक्त तेरे काम नहीं आ सका, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। पूछता हम माँ कैसी है। रामलाल की आंखों से आंसू आ जाते। बोलता अरे तूने याद भी किया तो माँ को इतनी लेट याद किया। 16 बरस। अरे माँ 16 बरस तक जिंदा रहती। मैं इन पैसों का क्या करूँगा, ज़मीन तो बिक गई। मेरे लिए इस ज़मीन की अब कोई कीमत नहीं, पैसों की कोई कीमत नहीं, ये पैसा तू रख ले। बस मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ कि मेरी ज़िंदगी और मौत कभी भी हो सकती है। मैं टीबी का मरीज हूँ और मैं सांस भी नहीं ले पाता हूँ। ज़िंदगी और मौत के इस मुकाम पे आ चुका हूँ कि कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। जिंदा हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी मोहिनी के लिए। मैं तुझसे ये वादा लेने आया हूँ कि मेरी बेटी को तू अपना ले, अपने बेटे से मेरी बेटी की शादी कर। श्यामलाल कहता दोस्त क्यों नहीं, हमने वादा जो किया था, तेरी बेटी ही इस घर की बहू बनेगी। दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और श्यामलाल घर पे फ़ोन करता है कि रागिनी मैं आ रहा हूँ, आज मेरा दोस्त है, घर में अच्छा खाना बना के रखना, और हाँ पिछली बार की तरह कोई बदतमीज़ी मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि कितने एहसान है रामलाल और उसकी माँ के। रागिनी बड़ी खुशी खुशी, दोनों दोस्त आते हैं। रागिनी मेज़ पे बहुत बैठ के अच्छे खाना वाना होता है, बहुत अच्छे हंसी मजाक होता है। रामलाल को भी पुराने गम पुराने दुख सब भूल जाता है। उसे भी लगता है रागिनी भाभी बहुत अच्छी है। आखिर रामलाल को रहा नहीं जाता है और कह देता है कि भाभी अब तो मोहिनी इस घर की बहू बनेगी और मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह से संभाल के रखना, क्योंकि भाभी मेरी ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। रागिनी कहती है कि तुम भिखारी, तुम्हारी औकात किससे हो गई कि तू अपनी बेटी की शादी मेरे घर में करेगा। अरे मैंने तो तेरे अपने पति के कहने पे तुझे रिस्पेक्ट दे दिया, तू तो सर पे ही चढ़ गया। रामलाल के बेइज्जती होता है, रामलाल को बहुत दुख होता है। श्यामलाल बहुत समझाने की कोशिश करता। रागिनी कहती कि नहीं, मैंने अपने बेटे की शादी मैंने अपने भाई की लड़की से तय कर दी है, तो अब तो मेरे बेटे की शादी मेरे ही मामा के बेटी से होगी, मेरे ही परिवार में होगी, और इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। और तुम कहाँ भिखारियों के चक्कर, भिखारी की बेटी अपने घर में लेके आएंगे। रामलाल की इतनी बेइज्जती होती है कि वो रात को बिना किसी को बताए दबे पाँव बंगले से बाहर निकलता है। वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि भैया क्या हो गया। बोलता बड़े लोग बड़े होते हैं, उनके पास पैसा तो होता है लेकिन सम्मान नहीं होता, और मैं सम्मान खोना नहीं चाहता। अब मैं कभी इस दरवाजे पे कदम नहीं रखूँगा। रामलाल वहाँ से पैदल सोचते हुए चल रहा है, तभी उसे बचपन में चाणक्य की वो कहानी याद आ जाती है, विषकन्या। वो मन ही मन प्रण कर लेता है कि अब मैं अपनी बेटी को विषकन्या बनाऊंगा, और ऐसी विषकन्या बनाऊंगा कि वो इस पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देगी, मेरे दोस्त को ख़त्म कर देगी, इसके बेटे को ख़त्म कर देगी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ बदला चाहिए, बदला। मैं वो बदला लूँगा जो 16 सालों से मेरे दिल में प्यार की आग धधक रही थी, अब वो प्यार की जगह जहर उगलेगी। रामलाल घर आता है
रात को बिना कुछ खाए पिए सो जाता है। मोहिनी बहुत परेशान है अपने पिता को लेकर। मोहिनी सुबह सुबह पिता को जगाती है, कहती कि बाबूजी आखिर क्या है, आप बहुत दुखी हैं। कहते हैं बेटा, वो बताना नहीं चाहता लेकिन फिर भी फूट फूट के रोने लगता है। कहता है बेटी, मैंने ज़िंदगी में दोस्त नहीं सांप पाला था, ऐसा सांप जो मेरी माँ को डस गया, मुझे डस लिया, मेरे वादों को डस लिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है। कहती बाबूजी मैं क्या कर सकती हूँ। बेटा तुझे मिस कन्या बनना होगा। मेरा सपना है कि उस ख़ानदान से बदला लेना है। उसके बेटे को तू जो है अपने विष द्वारा तुझे मारना है। क्या तू वचन देती है तू ऐसा करेगी? मोहिनी अपने पिता की बातों को सुनकर अपने पिता को वचन देती है कि बाबूजी मैं निश्चित बनूंगी विष कन्या, और मैं बनने के बाद इस पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर लूँगी, और जब तक मैं सबकी आग अपने आंखों के सामने जलते हुए नहीं देखूँगी, चिता पे इनको मरते हुए नहीं देखूँगी, तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगी। मोहिनी इंटरनेट से सर्च करती है। सर्च करते करते उसे पता चलता है कि बनारस में अघोरी परमानंद एक ऐसा व्यक्ति है जो विष कन्या बनाने के मंत्र विद्याओं को जानता है। मोहिनी अपने पिताजी से टाइम लेती है, कहती कि बाबूजी मुझे बनारस जाना होगा, और उस अघोरी से जाके मिलती है, अघोरी को बताती है। अघोरी बोलता है, अघोरी परमानंद समझाता है कि बेटा ये विष कन्या मत बन, और विष कन्या जो है बनने के लिए तुझे इस शमशान में रहना होगा, तपस्या करनी होगी, और जिन मंत्रों को बताऊंगे उसको तैयारियां करनी होंगी, और तुझे यहाँ मुर्दों का मांस खाना होगा। क्या तू कर सकती है? मोहिनी के दिल में सिर्फ आग ही आग थी। अपने पिता का वचन याद था कि मुझे विष कन्या बनना है और मुझे बदला लेना है। अघोरी परमानंद को लगता है कि ये सही शिष्या है और ये विद्या आज विलुप्त हो जाएगी, और वो अपनी विलुप्त हुई विद्या को वो मोहिनी के दिमाग में डालने की कोशिश करता है। उसे लग जाता है कि अब ये विद्या जो है मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। मोहिनी की जो पहला दिन था वो शमशान में जलती हुई रात को आत्ममरी लाश को खाना था। अघोरी परमानंद बड़े लाश को प्रेम से खा रहा था, लेकिन मोहिनी डरी हुई थी। लेकिन मोहिनी ने के दिल दिमाग में सिर्फ एक बात थी, विष कन्या, विष कन्या, विष कन्या। अपने पिता के छलावे, उसके दोस्त, उसके बेटे सभी से बदला लेना है। वो अपने दांतों से उस कच्चे मांस को खाती है। कहते हैं कि जब अघोरियों को कच्चा मांस, इंसान का मांस जुबान में लग जाता है तो उसे स्वाद अच्छा लगने लगता है। अब मोहिनी प्रतिदिन मंत्रों का उच्चारण करती है और शमशान में वो मरी हुई लाशों को खाती है। लेकिन धीरे धीरे लाशों को खाते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए आज 6 महीने बीत गए। परमान कहते हैं कि अब हमें यहाँ से गोरखपुर के कुसमी जंगल में जाना होगा। कहती क्यों गुरुदेव? क्योंकि विष कन्या बनने के लिए हमें 100 सांपों को निमंत्रण देना है। वो 100 सांप आएंगे और जो सांप तुझे डसेगा वही सांप से तू विष कन्या बनेगी, और तेरे शरीर का जो नीला रंग है, तेरी जुबान ऐसी हो जाएगी, तू जिसे फूंक मार दे या जुबान से तू जिस चीज़ को छू देगी वो उसका इंतकाल हो जाए, वो मर जाएगा। मोहिनी के साथ अघोरी गोरखपुर के कुसमी जंगलों में चला जाता है और अघोरी संघर्ष तपस्या करता है, कड़ी तपस्या करता है, और मोहिनी उसके साथ उस तपस्या में लीन हो जाती है। और प्रतिदिन एक सांप आता है और मोहिनी से प्यार करता है, लिपटता है, चिपटता है, और सांप चला जाता है, लेकिन डसता नहीं है। अघोरी प्रतिदिन इसी तरीके से विद्याओं को प्रेरित करता है और जगाता है। प्रतिदिन एक सांप आता है, मोहिनी से प्यार करता है, लिपटता है, चला जाता है, लेकिन नहीं डसता है। आज 99 दिन हो गए। अब अघोरी को चिंता होने लगती है कि अगर कल के दिन अगर कोई सांप आया नहीं
तो सारी मेरी विद्या खत्म हो जाएगी। वो भोले बाबा को प्रसन्न करता है और मोहिनी से कहता है कि मोहिनी, अमावस की रात को एक बड़ी तपस्या करनी है। सुबह से हमें कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पे रहना है। और अमावस की रात में वो घोर तपस्या होती है। तभी एक सांप आता है और मोहिनी से लिपट जाता है। कभी मोहिनी के चेहरे को चूमता है, कभी आँखों को चूमता है, कभी उसके बदन से लिपटता है। ऐसा लगता है कि जैसे मोहिनी की सुहागरात हो रही है। ये सुहागरात ही तो थी। और सांप मोहिनी के इस प्यार से इतना प्रसन्न हो जाता है कि मोहिनी के जुबान को डस लेता है और मोहिनी की जुबान नीली पड़ जाती है। और परमानंद अट्टहास करके हंसता है कि उससे पता चल जाता है कि अब मोहिनी विषकन्या हो गई है। अब परमानंद अघोरी मोहिनी को कहता है कि अब तुम विषकन्या बन चुकी हो, लेकिन हाँ, याद रखना कि ये जिसका नाम लेके तुमने इस तप को, इस विषकन्या बनने के लिए तुमने अपने आप को आग में तपाया है, या तो तुम उसे मार दोगी, अगर वो नहीं मरेगा इन 2 सालों में तो तुम मर जाओगी। क्यों? यही श्राप है इस सांप का और यही वचन भी है। मोहिनी कहती, गुरुजी, मैं अपने दुश्मन को ही मारूंगी, मैं नहीं मरूंगी। और ये विद्या जब तक धरती पे रहूंगी इस विद्या को रखूंगी और मरने से पहले भी मैं किसी शिष्या को बना के इस विद्या को विलुप्त होने नहीं दूंगी। मोहिनी घर आती है, अपने पिताजी से कहती है कि बाबूजी, अब मेरे पास सिर्फ 2 साल का वक्त है, मुझे शहर जाना है और मुझे आपके दोस्त के बेटे को मौत के घाट उतारना है। मोहिनी दिल्ली आ जाती है, बहुत खूबसूरत है। अब वो श्यामलाल के बेटे प्रतीक के पास जाने की कोशिश करती है। एक दिन प्रतीक अपनी गाड़ी से पैसे लेके किसी को डिलीवरी देने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में 4-5 गुंडे उसका पीछा करते हैं और मोहिनी प्रतीक का पीछा कर रही है क्योंकि प्रतीक के दिल में बसना चाहती है। अचानक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है, रिवॉल्वर लगाते हैं और प्रतीक से कैश छीनने की कोशिश करते हैं। तभी मोहिनी अपनी कार को रोक के छलांग लगाती है, लेकिन मोहिनी जिस भी गुंडे को फूंकती हो वो तड़पड़ा के मर जाता है। 5 गुंडे वहीं रोड पे मर जाते हैं और प्रतीक का पैसा बच जाता है और मोहिनी और प्रतीक की दोस्ती हो जाती है। प्रतीक मोहिनी को लेके अपने ऑफिस जाता है और अपने पिताजी से मिलाता है कि बाबूजी, आज इसकी वजह से ये कैश बच गया, वरना आज मेरी जान भी जाती और पैसा भी लुट जाता। सारे अखबारों में न्यूज़ चलती है कि श्यामलाल कंस्ट्रक्शन और श्यामलाल और रागिनी के बेटे प्रतीक लाल पर गुंडों ने अटैक किया, लेकिन गुंडे सब मारे गए। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई सांप प्रतीक को बचा लिया। उन 5 आदमी के मौत से सारे शहर में खलबली मच गई है। पुलिस परेशान है कि आखिर सांप कहाँ आ सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उन 5 की मौत सांप के काटने से हुई है। अब रागिनी और प्रतीक का प्यार परवान चढ़ता है। रागिनी प्रतीक के साथ साये के साथ लिपट के रहती है और हर पल वो प्रतीक के दुश्मनों का सफाया, अपने विषकन्या होने का जो उससे फ़ायदा जो मिला हुआ है मंत्र, उस फूंक से वो लोगों को मारती है। पूरे शहर में, अखबारों में, टेलीविज़न पर एक ही बात घूमती है कि शहर में सांपों का आतंक आ गया है, लेकिन सांप कहीं दिखते नहीं हैं। सपेरों को बुलाया जाता, सभी सपेरों को अरेस्ट किया जाता है कि शायद ये कोई सपेरों का गैंग है जो लोगों को डरा के पैसा वसूलता है, लेकिन ढाक के 3 पात कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है और ये भी नहीं पता चलता कि शहर में सांपों का आतंक किसका है और कौन कर रहा है। इधर प्रतीक मोहिनी के प्यार में इतना पागल हो चुका है, इतना पागल हो चुका है कि मोहिनी के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। आज वो मोहिनी
को लेके अपने घर बंगले पे आता है, अपनी माँ से मिलवाता, कहते माँ ये मोहिनी मेरी दोस्त है और यही मेरी जीवन साथी बनेगी, मुझे इसी से विवाह करना है। रागिनी इतनी बात सुनती है, गुस्से से तमतमाते हुए प्रतीक के थप्पड़ पे गाल रसीद कर देती है। कहती है पागल हो गया है, पता नहीं कौन से रोड की लड़की को ले आके कहता है होगी दुनिया की खूबसूरत, लेकिन तेरी शादी मैंने अपने मामा के लड़के से तय कर दी है। तेरी शादी होगी तो उसी से होगी और किसी से नहीं होगी। प्रतीक मोहिनी का हाथ पकड़ के गुस्से में कहता है कि मम्मी शादी करूंगा तो मोहिनी से करूंगा, वरना मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मोहिनी के सिवा मैं और किसी से विवाह नहीं करूंगा। आखिरकार प्रतीक के जिद के आगे श्यामलाल और रागिनी नतमस्तक हो जाते हैं और मोहिनी से प्रतीक की शादी करना तय कर देते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। अंततः श्यामलाल कहते हैं ठीक है बेटा, हम मोहिनी से ही तुम्हारी शादी करेंगे, लेकिन एक बार मोहिनी को बोलो कि अपने पिता से, अपने माता पिता से मुझे मिलवाए। मोहिनी और प्रतीक बहुत खुश होते हैं। मोहिनी और प्रतीक आज रात को रेस्टोरेंट में बैठते हैं, कुछ रोमांटिक क्षण होते हैं, पीछे म्यूजिकल गाना चल रहा होता है, दोनों रोमांस में भरपूर होते हैं और प्रतीक कहता है कि तुम्हें बहुत से जल्द अपने माता पिता को लाना होगा। मोहिनी कहती मेरी माँ तो है नहीं, मेरे पिता हैं, मैं पिता को लेके आती हूँ, लेकिन मैं 2 दिन बाद आऊँगी। बोलता कोई नहीं। मोहिनी वहाँ से गांव के लिए रवाना हो जाती है और आके अपने पिता से मिलती है। मोहिनी अपने पिता से मिलती है, बेटी और बाप का मिलन होता है, बाप की आंखों में आंसू है। या बेटी कहती है कि बाबूजी आपके दोस्त श्यामलाल के बेटे से शादी हमारी तय हो चुकी है। रामलाल की आंखों में चमक आ जाता है, उसे बचपन का देखा हुआ सपना, अपने दुश्मन से बदला लेने का सपना, उसे बड़ी खुशी होती है कि अब मेरा सपना पूरा हो गया, अब श्यामलाल और उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देगी मेरी बेटी। कहती बाबूजी आपका दोस्त मिलना चाहता आपसे। बोलता हाँ बेटी हम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हमने जो देखा था सपना तुझे विष कन्या बनाने का, तो विष कन्या भी बन गई और दुश्मन के घर में तो घुस भी गई और अब दुश्मन का सफाया हो जाएगा। रामलाल मोहिनी के साथ शहर में आता है और श्यामलाल के बंगले पर मोहिनी और रामलाल पहुंचते हैं। रामलाल और मोहिनी जब बंगले पर पहुंचते हैं, श्यामलाल रामलाल को देख के बहुत खुश होता है। बोलता अरे तू रामू? बोलता हाँ यार मैं। बोलता तेरी बेटी थी? बोला हाँ तेरी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है, MBA किया है, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, तो लगती नहीं कि तूने इसको। बोलता हाँ बेटी थी ना, तो मैंने तेरे से इसीलिए नहीं हाथ मांगा था। बोलता चल हमारे पुरानी इसकी सारी दुश्मनी, सारे गिले से बुझा, गले लग जा। दोनों गले लगते हैं, लेकिन राम गले लगते हुए अंदर अंदर मुस्कान है उसकी, एक कुटिल मुस्कान कि अब मैं पूरे ख़ानदान को ख़त्म करके इस बंगले का मालिक मैं बनूंगा, मेरी बेटी बनेगी, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। शादी की तारीख तय हो जाती है, शादी का दिन भी निकल जाता है और रामलाल अपनी बेटी को मोहिनी को लेकर गांव आ जाता है। अब शादी आज से 10 दिन बाद होनी है, लेकिन रामलाल की आंखों में नींद नहीं है। रामलाल को नींद नहीं आती है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बेटी का भविष्य बना रहा हूँ या उसको मौत के मुंह में भेज रहा हूँ। क्या कोई बाप इतना निष्ठुर हो सकता है कि अपनी बेटी को, सुहाग को मारने के लिए अपनी बेटी को विष कन्या बना दे? लेकिन बना तो दिया है। अनगिनत सवाल, अनगिनत क्वेश्चंस। रामलाल को नींद नहीं आती, रामलाल पागल हो चुका है। 2 दिन बाद उसे शहर आके अपनी बेटी की शादी करानी है। अब उसे ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। बड़ी खुशी खुशी आता है, बेटी की शादी कर देता है। शादी करके रामलाल वापस गांव आ जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। आज उसका दिल दिमाग नहीं काम करता है, क्योंकि आज उसकी बेटी की सुहाग रात है। उसे पता है कि मेरी बेटी की सुहाग रात में आज ही मेरी बेटी विधवा बनेगी और आज ही मेरा दामाद मारा जाएगा, और दामाद जैसे ही मरेगा श्यामलाल को मेरी बेटी डस लेगी
और मेरी भाभी को डस लगी, मुझे अब अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ना है। हमने यही तो सपना देखा था दो दोस्तों के बीच में कि मेरी बेटी की शादी होगी। आखिर वही तो सपना हो रहा था। अब मैं अपने सपनों में जहर घोलूँगा? नहीं नहीं। वो अपनी बेटी से कई बार कॉल करता है, फ़ोन करने की कोशिश करता है, उसकी बेटी फ़ोन नहीं उठाती है। रामलाल बहुत परेशान हो जाता है। अंततः उसकी बेटी फ़ोन उठाती है, कहते बोलिए बाबूजी। बोलता बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, तो किसी भी तरीके से इस परिवार को मत डसना बेटा। हमने सपना देखा था कि तेरी इस घर में शादी होगी। अब तेरी इस घर में शादी हो रही तो किस बात का बदला और किस बात की दुश्मनी? क्या मैं अपने दामाद को मरते हुए देखूंगा? क्या मैं अपने दोस्त को मरता हुआ देखूंगा? क्या अपनी भाभी को मरता हुआ देखूंगा? और बेटी मैं तुझे विधवा के रूप में नहीं दे सकता, तू कुछ मत करना। कहते बाबूजी अब तो यह असंभव है, क्योंकि जिस गुरु जी ने जिस मंत्र से मुझे इतना बड़ा ज्ञानी बनाया है, उसकी दो ही कंडीशन थी कि या तो मैं अपने पति को ले लूं, या पति की हत्या कर दूं, या पति को डस लूं, या तो मैं खुद मर जाऊं। और इसका कुछ क्यों कि इस विद्या की यही कंडीशन थी। लेकिन आज तो मैं निश्चित अपने पति को डस लूंगी, क्योंकि मैं विषकन्या बन चुकी हूँ और मेरे शरीर में अंग अंग में जो है मेरे पास 99 सांपों का जो है आत्माएं बसी हैं, वो मुझे जीने नहीं देंगी। और मैं तड़प रही हूँ कि सुहाग रात में अपने पति को मैं जान से ले लूँगी। रामलाल पागल हो जाता है। रामलाल को समझ में आता मैं क्या करूँ। रामलाल ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर मेरी बेटी का गुरु कौन है जिसने विद्या दी है। रामलाल लोगों से पूछता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन रामलाल फिर से मोहिनी को फ़ोन करता है, बोलते बेटा ये तो बता दे तेरे गुरुजी कौन है, मैं उनके चरणों में जाकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कहते बाबूजी बनारस के अघोरी परमानंद। रामलाल वहाँ से निकलता है और रात में ही वो अघोरी परमानंद से मिलता है। अघोरी परमानंद बहुत बूढ़े हो चुके हैं, 99 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। रामलाल जब जाके उनका पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं हे महाराज मेरी बेटी को बचा लो। आपने जो बोला कौन बेटी? वो मोहिनी मेरी ही बेटी थी। हाँ मेरी शिष्या, उसे मैंने विषकन्या बनाया है। एक ऐसी विषकन्या कि जो मेरी विद्या थी जो ख़त्म हो रही थी, अब उस विद्या को मेरी बेटी आगे, यानी कि मोहिनी जो मैंने उसे बेटी माना वो उसे पूरा करेगी। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ, इसलिए कि मेरी मौत से पहले ये विद्या जिंदा रहनी चाहिए थी। रामलाल परमानंद को बहुत अच्छी तरीके से सारी कहानी बताता है कि आखिर उसे विषकन्या उसने क्यों बनाया। परमानंद की आंखों में आंसू आ जाता है, कहता है कि ओह, एक बाप ऐसा हो सकता है जो अपनी बेटी को ही विषकन्या बना दे। आखिर दुश्मनी की आग में कोई इतना भी जलता है कि अपनी बेटी को ही मौत के मुंह में डाल दे। परमानंद कहता है कि जब तक मेरे सांसों में सांस है मैं ये अधर्म नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। आखिर फिर वहाँ से फ़ोन करते हैं मोहिनी, कहते हाँ बाबूजी। कहते बाबूजी आज तो मैं डस ही लेती, लेकिन क्या हो गया कि प्रतीक के दोस्तों ने जो है आज मैं सुहागरात मनी ही नहीं। सब लोग के बीच में प्रतीक सुबह सो गया, कल तो मैं निश्चित इसको डस लूँगी। दूसरे दिन अघोरी और रामलाल दिल्ली पहुँचते हैं। मोहिनी इस इंतजार में है कि रात कब होगी और कब मैं इन सबको डस लूँगी। रात का अंधेरा होता है, वो धीरे धीरे बड़े कदमों से प्रतीक सो रहा है, प्रतीक के कमरे में जाती है। दूध का गिलास जैसे हाथ में लेती है, दूध का गिलास नीला पड़ जाता है। आज मोहिनी के शरीर में वो 99 सांपों का जहर घुसा हुआ है, जहर भरा हुआ है, और वो आज अपने वचन को पूरा कर देगी। क्या लगता है आपको कि मोहिनी अपने पति को मार देगी? जी, क्योंकि अगर मोहिनी ऐसा नहीं करेगी तो मोहिनी खुद जो है मौत के मुंह में समा जाएगी। मोहिनी जैसे प्रतीक के कमरे में अंदर जाती है, तभी अचानक जो है दरवाजे की घंटी बजती है। पता चलता है रामलाल आया हुआ है। सांबला रामलाल से मिलता है
उसे गेस्ट रूम में रुकाता है और ये कहता है कि आज हमने एक रिसेप्शन पार्टी दी हुई है, तो हम लोग को रिसेप्शन पार्टी पे चलना है। अभी सभी लोग रिसेप्शन पार्टी पर चलेंगे। सभी लोग रिसेप्शन पार्टी पर चले जाते हैं। मोहिनी को सजना संवरना है। मोहिनी कहती है कि मैं आती हूँ रिसेप्शन पार्टी में। मोहिनी, आज अमावस की रात है और मोहिनी उन मंत्रों को जागृत करती है और इतना जागृत कर लेती है कि प्रतीक को जैसे ही स्पर्श करेगी, प्रतीक नीला पड़ जाएगा और इस दुनिया से चला जाएगा। और जैसे प्रतीक की मौत होगी, वो तुरंत अपने सास रागिनी की और अपने ससुर श्यामलाल को भी इस दुनिया से खत्म कर देगी। सभी लोग चले जाते हैं। रामलाल को अब मोहिनी घर में अकेले है। परमान कहता है कि मुझे मोहिनी से मिलना होगा। अगर उसने आज इस मंत्र को सिद्धि कर दी तो वो एक ही नहीं, वो कई मौतें होंगी रिसेप्शन में। वो जिस चीज़ को छुएगी सब नीला पड़ जाएगा, सब में जहर आ जाएगा और सभी की मौतें हो जाएंगी। मौत का तांडव हो जाएगा। जो अखबारों की सुर्खियाँ थी कि आखिर सांपों का आतंक कौन करता है, मोहिनी सांपों के आतंक से सबको मारने के बाद ये खुद मौत के मुंह में समा जाएगी। परमानंद मोहिनी के पास जाते हैं, बोलते मोहिनी इन मंत्रों को रोक दे और आज तुझे वो मंत्र नहीं पूरा करना है, क्योंकि तुझे जिंदा रहना है। अगर तूने ऐसा किया तो सिर्फ तेरे विष कन्या की वजह से ये शहर में मौत दिखाई देगी। मोहिनी कहते गुरुजी आज मत रोकना, मैं मौत बन चुकी हूं, आज मैं सबको डस लूंगी। क्यों कि मैं विष कन्या हूं और मेरा जन्म हुआ है, विष मेरे अंदर है। और गुरुदेव जी, अगर मैं 99 लोगों की मौत का कारण नहीं बनी तो मैं फट के मर जाऊंगी, मुझे आज डसने दो गुरुजी। परमानंद शास्त्री और मोहिनी के बीच में मंत्रों का जंग होता है। इतनी बड़ी जंग होती है कि मोहिनी तैश में आके परमानंद को ही डस देती है। परमानंद की मौत होती है। मोहिनी अपने गुरु की मौत पे रो रही है। गुरुजी मरते मरते वचन लेते हैं कि मोहिनी, इस विद्या को तुम अपने साथ खत्म कर देना। आज इस विद्या का जो है कभी प्रयोग मत करना, क्योंकि अगर प्रयोग हो गया तो लोग इसका जो है गलत इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से परमानंद शास्त्री अघोरी की मृत्यु हो जाती है और रागिनी के शरीर से सारा जहर खत्म हो जाता है और आखिरी जो एक सांप बचा था वो आता है और मोहिनी को डस लेता है। रामलाल को लगता है कि मोहिनी की मृत्यु हो चुकी है। सभी लोग आते हैं, पता चलता है कि मोहिनी को किसी सांप ने डस लिया है। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि जहर अभी शरीर में चढ़ा नहीं है, जहर उतार लिया जाता है, मोहिनी बच जाती है। उस जहर के सैंपल को जब मिलाया जाता है तो पता चलता है कि शहर में जितनी मौतें हुई हैं उसी सांप की वजह से हुई है। मोहिनी पे लगे हुए कलंक से दुनिया को ये समझ में नहीं आता है कि जितने भी शहर में मौत हुई थी वो मोहिनी ने की है। सबको लगता है इसी सांप ने सभी को डसा है। इस तरीके से मोहिनी और प्रतीक एक हो जाते हैं। रामलाल का सपना पूरा होता है। रामलाल श्यामलाल से मिलता है, कहता दोस्त अब हमारी दोस्ती का सपना पूरा हो गया, अब मैं गांव जाना चाहता हूं। रामलाल ट्रेन में बैठता है, बहुत खुश है। वो ये सोच रहा है कि आखिर हमारी दोस्ती अमर हो गई और मेरी बेटी का घर बस गया। सोचते सोचते स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, सब लोग उतरते हैं, टीसी आता है, उतारने की कोशिश करता है। रामलाल मर चुका है। दोस्तों, आज रामलाल इस जिंदा में इस धरती पर नहीं है। मोहिनी जिस विष कन्या के मंत्रों को सिद्धि की थी, वो मोहिनी कुछ दिनों बाद बनारस आती है और गंगा में स्नान करती है और उस अघोरी की जहाँ आत्मा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जहाँ उनका समाधि स्थल बना था, वहाँ आके अपने किए हुए कार्यों को लेकर वो माफ़ी मांगती है। कहती है गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, अब ये विद्या विलुप्त हो जाएगी, इस विद्या को मैं कहीं नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि अगर ये विद्या किसी ने सीख लिया तो मौत का तांडव हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से विष कन्या मोहिनी हो जाती है और ये विद्या हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको अपने कमेंट लिखिएगा
सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर लिख के बताइएगा ये कहानी कैसी रही। विष का न्याय होती है, ये सच है, लेकिन विद्या खत्म हो चुकी है। मैं आपका दोस्त साहिल श्रीवास्तव। जय हिंद।